चलो आओ। हाँ भाई आओ भाई। 2 किलो 1 किलो 20 माइनस 5 क्या पी इनिशियल 15 है? पी इनिशियल कितना है? 15। ये क्या होगा? ये का प्रोजेक्टर चल रहा है? V1 होता है 15 प्लस M2। M2 कौन? 1। E की वैल्यू हाँ अभी बाद में रख दूं। E V1 U2 माइनस U1। U2 कितना? -5 -10 बटे 3 और V2 की वैल्यू 15 प्लस 2E -10 माइनस ऑफ -5 बटे 3। अरे बोलो ने, टाइम पास क्यों कर रहे हो? अरे बोलो ना। जो अपन पढ़ रहे हैं उससे बहुत बढ़िया तो अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, इसलिए डरो मत उनसे। मैं भी सब करा दूंगा उसमें। V1 बराबर 15 प्लस 1E -5 -10/3। ये V2 क्या सिंपल फॉर्मूले लगाने? डल रिस्पॉन्स सिंपल क्या लगाने? आवाज नहीं क्या लगाने? सिंपल फॉर्मूले लगाने, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ। बोल कितना आया? मैंने ई की टर्म जो छोड़ दिया कि मैं तेरे को बता पाऊं। E1 हो, हाफ हो, इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, कोई कष्ट वाली बात यार? हाँ ना बोल, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात? पहले तो जो बोला चमका उतार लिया क्या? कितने लोगों का सही है? क्या मुझे और ऐसे इलस्ट्रेशन लेनी चाहिए? थोड़े इसके सिंपल केसेस जो ऐसे रिटायर जाते हैं, जो आपको आते हैं फिर भी अपन ढंग से जल्दी कर लेते हैं। इधर देख ध्यान से। मान लो दोनों का मास सेम हो, मान लो दोनों का मास, ये आपकी रफ्तार U1 हो और ये आपकी रफ्तार U2 हो, तो जो V1 V2 होगा वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जब E बराबर क्या हो? 1। E बराबर क्या हो? यहाँ पे प्रूव करके बता दो, इससे खत्म। जल्दी से प्रूव कर दो तो पता पड़ जाए वेलोसिटी इंटरचेंजेस। वेलोसिटी इंटरचेंजेस। अरे हाँ ना बोलो यार। अरे फॉर्मूला लगाओ। लगा लिया? एकदम पक्का? कर पाए सब लोग? कर पाए सब लोग? क्या ये याद होना चाहिए? थोड़ा सा रट्टू जैसा है। कैसा है? रट्टू। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बॉल होती है, ध्यान देखो, बहुत बड़ी बॉल, मतलब एक बुलडोजर एक टकरा रहा है क्रेजी बॉल से, ऐसा समझो आप। M इज ग्रेटर देन छोटा m और E की वैल्यू 1 है और ये इनिशियल रफ्तार इसकी 0 थी और ये मान लो V0 से चल रहा है या U से चल रहा है या U0 से चल रहा है। बोलो क्लियर? प्रैक्टिकली सोचो क्या होता है? क्या इसकी रफ्तार में कोई चेंज आता है? तो प्रूव करो कि अप्रोक्सीमेटली V1 इज U0। प्रैक्टिकली सोचो, बुलडोजर एक क्रेजी बॉल से टकराया, बुलडोजर एक, तो बुलडोजर की रफ्तार में क्या फर्क आता है? नहीं आता ना। वैसी ही बात है, बड़ा मौजूद साला 1000 किलो का मास टकराया, किससे? 1 ग्राम से। लॉजिकल बात है, बिल्कुल वैसे कंपैरिजन है। तो 1000 किलो का मास अगर 1 ग्राम से टकराया, थोड़ी रफ्तार पे कर दूं क्या? इधर देख, तो अपन सिंपल सी बात है। तो अपन ने इसका जो बेसिकली है, तो अगर आप प्रूव करो कि V1 जो रफ्तार है उसमें कोई चेंज, और V2 क्या होगा निकाल दो। गलत मत करना, प्रूव कर लो सब लोग। ये थोड़े स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, किताबों लिख लिख के रटाते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अक्ल लगाओ, सब अपने आप होते हैं। फॉर्मूला रटोगे सब अपने आप होगा। जल्दी बोलो, V1 के लिए कितनी आई? अप्रोक्सीमेटली U0 आएगी या एग्जैक्टली U0 आएगी? अप्रोक्सीमेटली। जब आप M के कंपैरिजन में क्या M को उड़ा दोगे, तो आप इनिशियल मोमेंट आप लिखोगे MU0। कितना लिखोगे? MU0 प्लस M2 का मतलब M, E की वैल्यू 1 इंटू U2 माइनस U1 0 माइनस U0। यार हाँ ना बोल, अपॉन M प्लस M। पहले था जो बोला चमका, इस M के कंपैरिजन में इसको उड़ा सकते हैं, इसके कंपैरिजन में इसको उड़ा सकते हैं। तो क्या V1 इज अप्रोक्सीमेटली U0? दैट इज ये अप्रोक्सीमेट है। आप अप्रोक्सीमेशन इसलिए कर सकते हो कि इसको माना 1000, इसको माना 1 ग्राम, तो आप ऐसा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, कोई बुराई। और जब आपकी V2 की वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी? लिखी जाएगी MU0 प्लस M, यार हाँ ना बोल, इंटू U0 बाई M प्लस M। बोल सही है गलत? M प्लस M ने M प्लस M को मार दिया। बोलो कितना बचा? 2U0। तो बेसिकली दीज आर स्पेशल केसेस। पहली बात, इसमें कुछ भी पूछ ले कोलिजन के ऐसे सवालों में मुझे कोई कष्ट। क्या हुआ?
कौन सा कैपिटल है ना? तो भी कटना तो है ही। हाँ आंसर तो रटा और गलत कैसे जाओ। ये देख, पहले था जो बोला चमका, कोई बुराई। अच्छा एक मिनट, ये फुल टाइम पास है 11वीं चूजों के लिए। वो खुश होते रहते हैं, वहां क्या फॉर्मूला बताया, सब सवाल हो जाते हैं। अरे होंगे उसमें क्या है, कोई भी नॉर्मल सवाल हो उसमें कोई खास बात। मैं फालतू के सवाल और कैसे मिलाया जाता है बता रहा हूं मैं आपको। देखिए सर, मान लो एक बॉल ऐसे ले लो, उस पर बॉल आके टकराई, इतनी सुनना ध्यान से, कैसे वर्क पर एनर्जी सर्कुलर मिलाते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। एक बॉल आई जिसका मास एम है, ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं कराऊंगा, चूजे होते हैं 4-5 कराता हूँ, खुश होते हैं। यू नॉट कितना, यू नॉट पहले तक ऐसी रफ्तार निकाल सकते हैं। मैं टफ सवाल ले लो, ई की वैल्यू जो लेनी हो ले लो, निकाल सकते हो ना कोलिजन से। उसके बाद कितना ऊपर जाएगा तो एनर्जी कंजर्वेशन है ना। क्या पूछे इसकी मीनिंग, रफ्तार कितनी होगी, सर्कल का √5 आर जी। अरे सर्कल और पार्ट कुछ भी जोड़ सकता हूं ना, कोलिजन इतना ही है। उसके बाद प्रीवियस चैप्टर है, उसके बाद कौन सा चैप्टर है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत। और खूब सवाल, मतलब ऐसे कमी नहीं सवालों की। कभी ऐसा नहीं करेंगे तो कभी एक पेंडुलम यहां से छोड़ देंगे, फिर दूसरा पेंडुलम यहां लटका लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे तो टकराता है। इसकी रफ्तार कितनी, √2gh। कितनी, अरे तेज तो नहीं हो रहा, कितना, √2g। अब ई के लिए कुछ भी ले लो तो बताओ ये वाला कितना ऊपर जाएगा, क्या बता सकता है। बेसिकली सर्कुलर वर्क एनर्जी मिला के सवाल पूछे जाते हैं, कोई खास बात। बेसिकली खूब सारे सवाल आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लो ऐसे वाले सवाल होते हैं ना पेंडुलम के साथ, इसमें कभी बुलेट घुसा देते हैं अंदर, तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर क्या कंजर्व, क्या कंजर्व, अब कितनी ऊपर जाएगी, कितनी नीचे रहेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बेसिकली कोलिजन, वर्क पर एनर्जी एंड सर्कुलर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मिला के बहुत सारे सवाल होते हैं। इसमें कोई शक वाली बात। मेरी इच्छा प्रोजेक्टाइल मिला दूं, उसमें कौन सी टाइम पास है। देख इधर से एक पार्टिकल फेंका, प्रोजेक्टाइल में फेंका, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके पेंडुलम जाके टकरा गया। ले भैया प्रोजेक्टाइल, फिर कोलिजन, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड वर्क पर एनर्जी। अरे है कि नहीं यार, है कि नहीं है। कितनी भी जगह कोलिजन मिलाया जा सकता है। 2 ब्लॉक ले लो, टाइम सिर्फ बता रहा हूं क्या क्या मिलाया जा सकता है, परेशान होने की जरूरत। मान लो 2 ब्लॉक फिर से ले लो, ये M1 ये M2, इनके बीच का E कुछ भी ले लो। कोलिजन की थ्योरी इतनी है, ये प्रीवियस चैप्टर से जोड़ी जाती है जो आपको, अगर मैं ध्यान से बोलूं इसमें E के लिए कुछ भी है क्या, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो क्या अपन सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो क्या टकराने के बाद इसका फॉर्मूला बता सकते हैं। तो कितना कंप्रेस करेगा कि ½ M2b² बराबर ½ kx²। यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं। कोलिजन फिर मिला, इसको और टफ करना तो इंक्लाइन प्लेन में रख लो, और टफ करना तो वर्टिकल में रख लो। वर्टिकल में रख लो तो SHM भी जोड़ सकते हो। पता नहीं क्या बोल रहे हो सर, खुद ही खुश हो रहे हो कि आपको आ रहा है। हाँ, आएगा, बिल्कुल आया, कन्फर्म 110%। फिजिक्स सब्जेक्ट है, मैं आपको 10 बार बोल चुका हूं कि एंड आते आते आपको दिखने लगेगा जैसे मुझे दिखता है। अरे यार हाँ ना बोल, फिर कह रहा हूं फिजिक्स किसी भी कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि फिजिक्स के उससे सारे सवाल करे हुए हैं, अनंत सब्जेक्ट है वो। बट कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आ सकता है, किससे, कंसेप्ट बिल्डिंग से। याद रखें इस बात, आपको सिर्फ मुझसे ये सीखना है कि सर को सवाल बनाने कैसे आते हैं। एंड आते आते आपको भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो जाना है विद इन द कोर्स, कोई उसमें बुराई वाली बात बिल्कुल दिखेगी, मेरी गारंटी है। बट फिजिक्स में फिर कह रहा हूं अच्छी तभी होती है जब आपकी कंसेप्ट और रियलिटी बताऊं तो थोड़ा ये भी होना चाहिए। अगर सच्चाई बयां करूं तो उसी का अच्छा हो सकता है जिसको कंसेप्ट पकड़ में आते हो, और ये थोड़ा बहुत भगवान ने, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सर, यही मिसिंग था बस। बाकी पहले वाली बात तो आपकी समझ आ रही थी हमें। पहले था जो बोला चमका, हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई कष्ट वाली बात। बेसिकली अब कितने भी सवाल बनाओ ना यार, मैंने मान लीजिए जब मैं चूजू गुजरते तो एक दिन तो सिर्फ कोलिजन, 1-1.5-2 दिन तो कोलिजन ही कोलिजन पढ़ाते रहते हैं उसको, है ना। उसकी बजाय मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सवाल लास्ट टाइम कराए थे जो अच्छी इंपल्स वगैरह थी, जहां बच्चा कम थोड़ा स्ट्रेस देता है। इनमें कुछ भी नया मिलने वाला आपको, इरोडो, HC और अपनी शीटें, CPS सब जगह खूब सवाल मिलेंगे। क्या अपन कर पाएंगे, हाँ ना बोल। कोलिजन के साथ मिलाते जाओ चैप्टर, उसमें मैं SHM भी जोड़ सकता हूँ साथ में चाहूं तो। अरे फ्लूइड मिला लो, जो मिलाना मिला लो यार, आपकी जो इच्छा हो। एक बहुत बढ़िया सवाल है 6π के साथ। 6π कहां आता है, विस्कोसिटी में। उन्होंने बॉल को गिराई, 6π लगा ली, फिर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करा ली, फिर टकराया। यार हाँ ना बोल। मैं तो टफ सवाल बताता हूँ, देख ये टफ सवाल था, ऐसा ओलंपियाड में आया था, कराऊंगा नहीं, सिर्फ सुनना। अरे यार हाँ ना बोल, आप जाने बॉल ऐसे टकरा ली। टफ क्या उसमें, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मोमेंटम। क्या मैं इन दोनों के लिए वो इक्वेशंस लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ, लगा सकता। फिर उसके बाद उन्होंने मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा था। क्या पूछा था, रियलिटी में उन्होंने उसका एक और वर्जन पूछा था। एक बार बॉल सीधी टकराई, एक बार टेढ़ी टकराई। टेढ़ी टकराई तो कौन सा कोलिजन, कौन सा कोलिजन, पब्लिक में मैं हालांकि अभी और चर्चा करूंगा थोड़ी सी। पहले था जो बोला चमका। रियलिटी में कोलिजन एक फॉर्मेट है, उसके बाद रियलिटी में उसके बड़े सवाल दूसरे चैप्टरों के साथ ही जुड़ के बनते हैं। ये आपको बात क्लैरिटी होनी। ऑप्टिक्स बताता हूं आपको, ऑप्टिक्स की HCR में खोलोगे, रेडो खोलोगे तो आपको ऐसे सवाल नजर आएंगे, अगर कभी खोली हो तो। यार हाँ ना बोल,
ऑल दो ऑप्टिक्स शायद कुछ बच्चों ने पढ़ दी, कुछ ने नहीं पढ़ी है। अरे भाई हाँ ना बोले यार, ऐसे रफ्तार आती है। अब इसमें बेसिकली पहले कोलिजन है, बाद में मिरर की वेलोसिटी है, तो 2 चैप्टर मिलाए गए। पता नहीं क्या यार, 2 चैप्टर। फॉर्मूला क्लैरिटी समझ में आना चाहिए, चैप्टर का मिक्सअप करना आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, वरना कर पाना पॉसिबल। बेसिक ज्ञान आपको पहले का होना चाहिए। मतलब देयर आर प्लेंटी ऑफ वैरायटीज। अब जितने सवाल मैंने बोले ना, ये 2-3-4 लेक्चर निकाल सकते हैं अगर पूरा एक इलस्ट्रेशन लो तो, बहुत आसानी से। हर सवाल की 5-5, 10-10 मिनट खाता है। बाकी कंसेप्चुअली क्या क्लैरिटी है बोलो है? अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब थोड़ा सा डर हम ऑब्लिक कोलिजन में हटा लेते हैं अपना। मैं आपको हाँ सिमेट्रिकली कर रहा है, नहीं तो वो टॉर्क लग जाएगा। यह देख, इतनी अकल लगाई थी उन्होंने। आपको याद है तो लास्ट टू लास्ट एक सवाल आया था जेई का, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ऐसे उन्होंने टकराया था और फिर मोमेंटम कंसिडर करा दिया था। वो सवाल ही फिर बोनस हुआ था बाद में, क्योंकि इसमें इंपल्सिव फ्रिक्शन आ गया। याद है? छोड़ो कोई बात नहीं, पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। अब बात नहीं, एक तुम कर तो पाओगे ना ये सब जो मैं कह रहा हूं? मैं तुम्हें ज्यादा हीरो मान रहा हूं। मेरा आकलन सही है क्या? गलत आकलन है सर आपका। नहीं कर लोगे, मुझे पता है, विश्वास है मुझे। जिससे कराओ ना पूरा टेंशन क्यों ले लेते हो, एकदम चिंता ना करें। ऐसे मतलब बेसिकली आपको समझ में आएगा कि मैं आराम से 1-1.5 लेक्चर इस पे निकाल सकता हूं, कोई खास बात। बेसिकली मैं कोलिजन के साथ प्रीवियस चैप्टर्स को मिलाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, नथिंग एल्स, इसलिए उसको नहीं कर रहा हूं। खैर, दूसरी बात ऑब्लिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? ऑब्लिक कोलिजन में रिलेटिव में सोच रहा टफ सवाल क्या हो सकता है कि दोनों बॉल चल रही हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ हो, मतलब इलास्टिक कोलिजन ना हो और ऑब्लिक कोलिजन भी हो। यही सब। अगर अपन कोलिजन की टफेस्ट पार्ट की बात करें तो क्या टफेस्ट पार्ट है कि हेड ऑन की बजाय कौन सा कोलिजन हो, दोनों बॉल चल रही हो और कोलिजन भी इलास्टिक, न E0 न E1 हो, कुछ बीच का हो। यही हो सकता है ना। देख एक सवाल करते हैं, कुछ नहीं हो अच्छे समझे, तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे कैसे करना है, बाकी कोई खास बात नहीं उसमें। देख मान लो मैं डेटा भी अलग ले लेता हूं। तुम्हें पता है तुम लोग गेम हो। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। संगत भी बुरी होती है ना साला। तू तो फेवर करेगा इस चीज का, तुझे अपना प्यार जो मिल गया है साला। अब मान लो कि ये 2 मीटर है। कितना? 2 मीटर। ठीक, 2 मीटर की एक बॉल है, मान लो 4 किलो की। कितने की? 4 kg की। और इसकी रफ्तार मान लो इधर 10 मीटर पर सेकंड है। बोलो क्लियर? ठीक। मान लो एक और बॉल है जो ऐसे रखी हुई है, इसका रेडियस 3 मीटर है। थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसे ही समझने के लिए आपको बताना है। ऐसे मान लो इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है ना? ये दोनों बॉल टकराएंगे, हेड ऑन ऑब्लिक, हेड ऑन ऑब्लिक। तुमसे ही कराता हूं, एक बात याद रखना, तुम ये समझ कर लोगे, तुम एक बार समझो, ये टफ सवाल है। दोनों बॉल चल रही है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हाफ। बोलो क्लियर? ऑब्लिक कोलिजन है, मतलब ये टफ सवाल कहलाता है कोलिजन का, जबकि इसमें कुछ है नहीं खास। बस इतना याद रखना कि जो फॉर्मूले में U1 U2 V1 V2 लिए थे वो अलोंग द, क्या तुम इनकी फाइनल स्पीड निकाल सकते हो? वो तो निकाल दो। तो कौन बढ़ने जाएगा उसमें, क्या है? मास, सॉरी, एक का तो दे दिया ना मैंने 4 किलो, इसका 2 किलो ले लो। अच्छा आंसर भी आ रहा था। तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं। ढंग से करें, खुद कर लोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
हाँ देखते हैं, मुझे याद नहीं, तेरे सामने कर रहा हूँ। जिसने कर लिया हो देखो, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। चौबीस 48/6, 48/6 कितना हुआ? मैं इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले रट लो, थोड़े काम करते हैं, फटाफट फटाफट आंसर आते हैं उनसे। बस इतना याद रखो, U1 U2 V1 V2 आर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब टफ सवाल है इसका, कुछ भी पूछ रहा हूँ, क्या पूछेगा, ऐसे कोई खास बात थोड़ी है उसमें। नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। ध्यान देखो तुमने क्या गलती करी है। कोई V1 V2 वाले ही फॉर्मूले लगाने हैं, बस अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगाने हैं। किधर लगाने? अब देख तू ध्यान देख, तो ऑब्लिक कोलिजन है, दोनों बॉडी चल रही है, दोनों के डायमेंशन अलग है, दोनों के मासेस अलग है। अरे यार हाँ ना बोल, दोनों के बीच में E0 या 1 भी नहीं है, कुछ और है। हमने सवाल सॉल्व कर लिया। कभी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, बाकी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत, सिंपल थिंग है। डरो मत, बस क्रिस्टल की कंसेप्ट रखो, अपने आप होगा वो, बिना किसी टेंशन के। आप एक बात और अच्छे से, शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन? इसका एक स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन जो हर किताब हर जगह लिया जाता है वो है, वो एक R रेडियस की बॉल लेते हैं, मास M। आपने करा हुआ होगा, इसलिए मैंने नहीं कराया, मैंने डायरेक्ट ये लिया है। चूजे होते तो ये लेता पहले। इसको V0 रफ्तार देते हैं, इसको रेस्ट पे रखते हैं। अगर नहीं देखा हो तो मैं बता रहा हूं, इससे तो बहुत आसान है वो। और E की वैल्यू 1 लेते हैं, तो अगर ये रेस्ट पर है तो टकराने के बाद इसकी रफ्तार किधर होगी? अब पता है बहुत आसान है तेरे लिए करना, बताता हूं क्यों। अगर इलास्टिक कोलिजन है और E बराबर 1 है तो क्या वेलोसिटीज विल इंटरचेंज अलोंग द लाइन ऑफ या टोटल? बस, तो टकराने के बाद ये तो चला जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी विल इंटरचेंज। नहीं आया, आया नहीं आया, ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है। कोई बुराई? अरे नहीं आया। अच्छा इससे बताओ, ये दोनों बॉल चिपकी रही कि अलग अलग हुई? मैं ये भी बताना चाहता हूं इससे कि E बराबर 0 हो, सॉरी मतलब जैसे E बराबर 1 हो तो क्या बॉल तब तो नहीं चिपकी रहती। मतलब E बराबर 0 होता तो चिपकी रहती, अलग हो सकती थी। बोला था E बराबर 1 चमका, E बराबर 1 चमका नहीं चमका? मैं कह रहा हूं E बराबर 0 होता तो चिपकी रहती, अलग अलग होती। उसी सवाल में देख लो, E 0 होता तो क्या चिपकी रहती अलग अलग? E बराबर 0 होने का मतलब बॉल चिपक जाए ऐसा जरूरी E बराबर 0 का मतलब है वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज सेम। अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज, आवाज यही हाँ ना बोल यार। क्या पिक्चर क्लियर है? अब जैसे मैंने आपको बोला कि अब एक्चुअली बहुत सारे कोलिजन जो आप पहले पढ़ चुके हो ऑब्लिक ही थे। जब आपने दीवार से बॉल को ऐसे टकराया था तो कौन सा कोलिजन था? ऑब्लिक। कौन सा था? ऑब्लिक। अच्छा, जो मैंने अभी आपको पूछा था स्प्रिंग वाला सवाल, जो मैं कह रहा था ओलंपियाड में आया हुआ है एक बार, बस अपने मन से पूछ, तू ये सवाल कर सकता है नहीं कर सकता? मुझे लगा नहीं कि मैं आया।
क्या जस्ट टकराने के बाद इसकी रफ्तार निकाल सकते हैं? ई की वैल्यू दी हुई थी उन्होंने, और निकाल सकते हो तो फिर क्या करना होगा? एनर्जी में। फिर वो लंबा सी कैलकुलेशन थी 88 पेज की, इसलिए उन्होंने 10 नंबर में सवाल पूछा था, बट कंसेप्चुअली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नॉर्मल पूछ लिया। एक बात ये समझ लो कि बच्चा इंपल्स और कोलिजन को अलग अलग मानता है। रियलिटी में इंपल्स और कोलिजन अलग अलग। जब इंपल्स कैंसिल आउट हो जाती है तो किसका कंजर्वेशन आ जाता है? मोमेंट। जैसे इसमें इंपल्स कैंसिल आउट हो रही है क्या? हो रही नहीं हो रही, इसलिए आप कंजर्वेशन लगा पा रहे हो, वरना आप कंजर्वेशन, मान लो मैं एक बॉल को पकड़ लेता, ढुचकाऊं एक बॉल को, तो क्या मोमेंटम कंजर्व कर पाता? बट क्या लगा पाता? ई। ये याद रखना, नहीं चमका नहीं चमका। देख, इंपल्स ही रियलिटी में झटके वाली चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, अगर ये इंपल्स कैंसिल आउट हो जाती है ना, तो रियलिटी में मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या कंजर्व होता है? फंडे ऐसे क्लियर होने चाहिए आपके। क्या कंजर्व होता है? तो मैं मोमेंटम कंजर्व करके ई की इक्वेशन करके ऐसा फंडे लगा लेता हूं। ये इक्वेशन कब लगा पा रहे हो? जब आप ई की भी इक्वेशन लगा पा रहे हो और डल रेस्पॉन्स। बोलो क्लियर? बट मान लो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व नहीं है, तो क्या ई की इक्वेशन नहीं लगेगी क्या? मान लो मैं एक बॉल को पकड़ लूं, एक बॉल को, जब धरती पे एक बॉल टकरा रही थी, लॉजिकली सोचो, जब धरती पे एक बॉल टकरा रही थी तो बड़ी बॉल धरती को तो रेस्ट पे ही मान रहे थे, तब भी ई की इक्वेशन, बोलो लगा रहे थे नहीं लगा रहे थे? तो एक क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए। जब भी ऐसा होगा तो फिर आपको इंपल्स की इक्वेशंस में लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो इस सवाल में मैं आपसे पूछता इंपल्स ऑन बॉल 2 kg, इसमें पूछता आपसे इंपल्स ऑन, तो सिंपल इट इज चेंज इन, आप ओरली बोल सकते हो। इसका इस डायरेक्शन में पहले मोमेंटम कितना था? कहां गया? नहीं, ये रहा। पहले इसका मोमेंटम कितना था? 4 into 2 8, 4 into 2 8, बाद में देखिए 8 into 2 16 और 8 24, खत्म। अरे इंपल्स तो चेंज इन मोमेंटम है ना यार, तो जो उसका भी 24 आ रहा है क्या? चेंज इन मोमेंटम देखना, निकाल के देखो ना, आ रहा है नहीं आ रहा है यार? अरे आ रहा है नहीं आ रहा? पहली बात तो आधो को 24 ही समझ नहीं आया ये। अरे ये ऐसे है ना, तो अच्छा मैंने ये 3 क्यों नहीं कंसिडर करा? वो तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो जो चेंज नहीं हो रहा उसे माइनस बार बार माइनस करने का कोई लॉजिक अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ ना बोले यार, तो उसका चेंज नहीं होता। जैसे फाइनल मोमेंटम कितना? 8 into 2 16, और पहले कितना था? -8, सही कर रहा हो ना? हाँ, तो 24। उसका देख 10 वाले का 8 into 4 32, बाद में 2 into 4 8, 32 में से 8 गया, आएगा सेम, आना भी चाहिए था क्योंकि मोमेंटम इंपल्स बराबर थी, इसलिए तो। अरे तो इसमें कभी इंपल्स पूछ रहा है, कौन सी बात इंपल्स पूछ लेगा तो यार? सर ऐसा लग तो रहा है हमें आ रहा है, बट सवाल करेंगे तो पता पड़ेगा कि आया कि नहीं है। अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया, अब अनंत सवाल हो सकते हैं, मतलब अनंत, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खैर मैं आपको एक मिनट टाइम पास करूं और शुड आई मूव अहेड? इट्स टाइम टू मूव ऑन। तूने ब्यूटी को यही समझाया दिखता है बेटा, इट्स टाइम टू मूव। बहुत हो गया यार, ये तो 13 के बच्चे ऐसे बदमाश हो जाते हैं ना सर, क्या बताऊं, सब समझने लगते हैं। आप एक समझो, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड कई बार आपसे पूछा जाता है। जैसे मान लो ऐसा आप केटीजी में भी करते हो, आपको याद हो तो, केटीजी में आते पूरा प्रूफ होता है, हाफ रो वी स्क्वायर टाइप्स 1/3 रो वी स्क्वायर RMS, कुछ याद है आपको? केटीजी प्रूफ दीवारें ऐसे वैसे बोलोगे, दो जगह आता है आपको, एक तो केमिस्ट्री में भी आता है और एक फिजिक्स में। खैर वो उसी टाइप की कुछ कुछ बातें, बेसिकली वो एवरेज फोर्स से ही प्रेशर क्रिएटेड आता है। क्या आता है? प्रेशर। खैर मैं आपसे सिंपल जवाब पूछूं, मान लो एक दीवार है, क्या है? एक दीवार, बोलो क्लियर। अपन एक काम करते हैं, अपन चलो इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं कि मान लो ऐसे समझते हैं, बहुत सारी बॉल्स हैं जिनके बीच में एक डेटा ले लेता हूं, तुम्हें फील आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर की दूरी है, कितनी? आवाज नहीं है, कितनी? मान लो 1-1 किलो की बॉल है, सब 10 मीटर पर सेकंड से आती है, टकराती है और गिर जाती है, टकराती है और गिर जाती है। क्या दीवार पे झटका लगा रही है? पक्की बात। मैंने आपसे पूछा एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन द वॉल। चमका नहीं, मैं क्या कह रहा हूं यार? मैंने आपसे क्या पूछा कि एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन द,
नहीं आया, पक्की बात, निकालो, देखो ट्राई करो। एवरेज फोर्स पूछ रहा हूं मैं बाय द बॉल, दो बॉल नहीं बहुत सारी हैं, तो कंफ्यूज मत हो, ऐसी बहुत सारी बॉल्स हैं, दो बॉल के निकालने की खुश हो रही है, अनंत बॉल्स हैं, आ रही है टकरा रही है नीचे गिर जा रही है, आ रही है टकरा रही है नीचे गिर जा रही है। 10,000 न्यूटन देखते हैं, मुझे आदमी तेरे सामने निकालो। सब लोग कोशिश करो, पहली बात कैसे निकालोगे, सवाल समझा सबको? ऐसे डायग्राम बना लो, लिख लो, फाइंड आउट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द balls on the wall. Find out the average force exerted by the balls on the wall. हाँ बोलो। 10,000 कैसे कैसे बोलो? एक सेकंड में कितनी बॉल आ रही? 1000 आ रही, ये कैसे निकाला तुमने? एक सेकंड में कितनी चल जाती है? 10 मीटर, और 10 मीटर पे कितनी बॉल है? 10/1 सेंटीमीटर। पहली बात, अच्छा आप एक बात समझे, पहले असलियत में हो रहा है कि बॉल झटका ढिचुक बंद, फिर झटका फिर ढिचुक, तो इसलिए हमसे एवरेज पूछा है, इसलिए हमसे क्या पूछा है? अच्छा अपन अपने फॉर्मूले को देखें, एक बात इससे समझ लें, F बराबर dp/dt। अब अगर हम एक बात ध्यान समझे, मैं आपको समझाता हूं, एवरेज फोर्स की बात कई बार होगी, तो एक बात क्लैरिटी समझ लेना और याद रखना उसे, जब भी एवरेज फोर्स है तो क्या समझना है, देख F वेक्टर dt बराबर dp, ये अपन करते हैं रियलिटी में, ये एवरेज चाहिए। एवरेज का क्या मतलब है? अगर आपको मैंने एक बार पहले ही बताया था कि एफ एवरेज कोई भी फंक्शन अगर टी का है तो एफ एवरेज मतलब इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, एंड दिस इज डेल्टा टी। दिस इज, यार नहीं आया, अरे नहीं आया, तो रियलिटी में इसको क्या लिखा जा सकता है? एफ एवरेज डेल्टा टी बराबर चेंज इन मोमेंटम इन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम इन, why not we consider delta t as 1 second? डेल्टा टी तो कोई क्वांटिटी है ना, किसी भी कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए, जैसे कि ये है, why not we consider delta t as 1? अगर डेल्टा t as 1 रख दें तो लिखा जाएगा, एफ एवरेज को क्या लिखा जाएगा? सिंपली चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। अब जब भी एफ एवरेज आए ना, तो एक बात याद रख लेना कि तेरे को क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम इन, ऐसे कई चैप्टर्स में आएगा, इसलिए समझ ले। एफ एवरेज, रेडिएशन प्रेशर आप पढ़ते हो, याद है रेडिएशन प्रेशर मॉडर्न में तो सुनाएगा भी, एवरेज निकालो, एवरेज प्रेशर निकालोगे तब ऐसी बातें कर रहे होंगे आप, अरे यार हाँ ना बोल, केटीजी, बॉल टकरा, बॉल क्या बेसिकली गैस होने, धड़ाम 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 धड़ाम, तो इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं है वो, कैसा फोर्स है? उसी एवरेज फोर्स से आप प्रेशर लाते हो, क्या लाते हो? प्रेशर, फिर वहां से VRMS √3 RT/m और ये बहुत सारी चीजें आप निकालते हो, वो एक अलग बात। पहले ये सिंपल चीज, इसे एफ एवरेज का बेसिक मतलब है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। एक बॉल का कितना चेंज इन मोमेंटम है? 10, 10 × 1 फाइनल 0। अब एक सेकंड में कितनी बॉल टकरा रही है? अब सोच कितनी टकराएंगी? जो बॉल यहां थी एक सेकंड पहले, जो यहां थी बॉल, जो अभी यहां बॉल है, वो एक सेकंड पहले 10 मीटर पीछे थी, इसका मतलब जितनी बॉल यहां थी वो टकरा चुकी, वो बोल हाँ की ना। तो 1 मीटर में हर 2 बॉल के बीच में 1 सेंटीमीटर है। एक्चुअली पता है मैंने 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर दे दिया, आपको आसान लग रहा है। अगर मैं अभी डी और एल दे देता ना तो आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं इनके बीच की दूरी एल दे देता ना, कितनी दे देता? एल। तो इस बात को समझना, तूने 10 मीटर लिया, कितना लिया? 10। ये जो बॉल अभी टकरा रही है, ये 1 सेकंड पहले कहां थी? 10 मीटर पहले, मतलब जितनी बॉल 10 मीटर में थी वो टकरा गई। थोड़ा डेटा वाइज सोच, ये दूरी है v, 10 मीटर मतलब, तो नंबर ऑफ बॉल्स टकराना तूने करा 10/1 सेंटीमीटर, यानी कि v/l। किताबों में आपको कभी कभी m और l के टर्म्स में ऐसे चल, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। कितनी बॉल टकराई? v/l। सही कर रहा हूं ना मैं? कितनी टकराई? अभी भी तो हाँ कि ना, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। अभी v और l के टर्म्स में ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता। थोड़ा डेटा मैंने इसलिए लेता कि फील करा पाऊं आपको। बोलो चमका एकदम। तो असलियत में जो बॉल टकराई वो कितनी हुई? देखो देखो देखो, 10 मीटर, कोई गलती नहीं करूं, ध्यान देना, इंटू 1 × 10⁻², यानी कि क्या 1000 बॉल टकराई? कितनी टकराई? हर एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम 10, तो 1000 का 10,000 खत्म। सही है?
नहीं आया, आया नहीं आया है? हाँ, पर 1 सेकंड आसान है ना, 1 सेकंड हमेशा काम करेगा, बिल्कुल सिंपल, और हमेशा दिखेगा तेरे को, तो फील आएगी तेरे को, इसीलिए मैंने वैसे सिखाया है। एफ एवरेज वो तो कितने में निकाल, मैंने एफ एवरेज 1 सेकंड में निकाला, हाफ में निकालूंगा तो भी ये है, पर 1 सेकंड हमारे लिए बहुत आसान रहता है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं उसको आपको। यार तुम्हें नहीं आया, शुड आई रिपीट इट अगेन? अब आप फ्लूइड का एक सवाल करो, हालांकि यहां पे भी कर सकता है, फ्लूइड में भी करा जा सकता है। इसी सवाल में मैं आपको बोलूं कि पानी की धार आ रही है, आप बेसिकली आपने पाइप ले लिया, उससे पानी बाहर आ रहा है, उससे मान लो वाटर की डेंसिटी रो, और पानी जो बाहर आ रहा है उसकी रफ्तार भी, और इससे टकरा रही है, ये इससे टकरा रही है, और टकरा के कौन नीचे गिर जा रहा है? पानी। अच्छा, दीवार, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बोलो क्लियर है? एवरेज, वैसे ही सवाल है बिल्कुल, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द पानी ऑन द वॉल, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द पानी ऑन द वॉल, नहीं आया? कितना आया? आज 1 सेकंड में कितना मास टकराएगा? कितनी लेंथ? वी लेंथ। कितनी लेंथ? सिंपल सवाल है एकदम, ध्यान देखो। एवरेज फोर्स इन 1 सेकंड, सॉरी एवरेज फोर्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना मास टकरा रहा है? वी लेंथ का। कितनी लेंथ का? जिसका मास कितना हुआ? रो ए वी। हर एक मास की रफ्तार पहले कितनी थी? वी, बाद में तो रो ए वी वी। खत्म। डायरेक्ट फ्लूइड में तो बहुत काम आएगा ये, रो ए बी स्क्वायर। फ्लूइड में लगे तो टेढ़ा भी टकराऊंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। अभी सिंपल, पहले तो जो बोला चमका, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, सोच लो एकदम पक्का। हालांकि इसमें टफ भी करा सकता है, मान लो ये बी से टकराए और वापस V1 से आए, एरिया उतना ही रह रहा है, V से आए V1 से जाए पानी, है समझो, मान लो ऐसा हो रहा है। हालांकि थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा। मैं आपसे बोलूं पानी आया, टकराया और V से टकराया और V1 से वापस गया, बोलो रो ए बी, ब्रैकेट लिखूंगा V1 प्लस V। रो ए ब्रैकेट कौन सा? ये हालांकि टफ चीज पूछ ली मैंने थोड़ी सी, टफ तो क्या ठीक ठाक। बोलो ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला आइटम
नीचे वाला, कितने लोग बोलते हैं ऊपर वाला, कितने लोग बोलते हैं नीचे वाला? हाँ भाई समझा। हाँ तू चश्मे वाला, हाँ खड़ा हो गया। हाँ तो ऊपर वाला क्यों? अच्छा दोनों चश्मे से, हाँ दोनों से पूछ लेते हैं। हाँ खड़ा हो, खड़ा हो जा। एरिया चेंज के लिए मना कर दिया मैंने तो बोल ही दिया था एरिया चेंज मत माना। हाँ कुछ सही बोल रहा है क्या? हो सकता है। और अच्छे से कोई समझाएगा? हाँ सही लॉजिक है, पर मैं बताता हूं कंफ्यूजन क्यों आ रहा है। असलियत में टकराने के बाद रो चेंज हो गई है ऑनेस्टली, वरना मास टकरा के उत्तर कैसे वापस आ सकता है? तुमने जो कराया वो सही है बिल्कुल, आंसर भी सही है, आंसर पहला ही है। जो इन्होंने गलती करी उन्होंने बता रहा हूं क्या करा है उन्होंने क्या बात हुई, रोए V1 स्क्वायर जाते वक्त का मोमेंटम आते वक्त का मोमेंटम रोए V2 स्क्वायर चेंज इन मोमेंटम जोड़ दो। गलत लॉजिक नहीं लगाया उन्होंने भी, और दोनों सही सीम करते हैं, बट ऊपर वाला सही है। तो नीचे वाले में क्या गलती कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। मान लो पहले जो मास आया वो पहले आया, मान लो पहले रफ्तार थी 10, कितनी थी? तो 10 मीटर में जो मास आया टकराया, अब रफ्तार हो गई 8, तो वही मास अब कितनी लेंथ में आया? तो क्या चीज चेंज हुई? आते वक्त रो चेंज हो गई है प्रैक्टिकली। अरे यार हाँ ना बोल, आते वक्त क्या चेंज हो गई है प्रैक्टिकली? रो मतलब बेसिकली जो लेमडा पर यूनिट लेंथ है। प्रैक्टिकली तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है, एरिया भी चेंज होता है, वो नीचे भी गिरता है प्रोजेक्टाइल की वजह से। बट अगर अपन आइडियल ऐसी सिचुएशंस में मानेंगे तो लिटरली में जो इसने बोला वो बिल्कुल लॉजिकली समझाया। तो एक लॉजिक तो जैसे उसने समझाया वो भी उसने सही समझाया। उसने बोला भाई मान लो इतना मास टकराया, कितना मास टकराया एक सेकंड में? रो ए वी, कितना टकराया? उसकी पहले रफ्तार कितनी थी? यू, बाद में कितनी है? बी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना? मतलब पहले वी थी, अब कितनी है? जो भी चेंज करा अपन ने, तो जो चेंज इन मोमेंटम आया वो कितना आया? इतना। एक सेकंड का मास बराबर चेंज इन मोमेंट। बट रियलिटी में इसमें क्या गलती है? इस वाले बच्चे ने क्या सोचा मैं बता रहा हूं। इस वाले बच्चे ने सोचा भाई जाते वक्त का मोमेंटम कितना? रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। आते वक्त का तो चेंज कितना हुआ? अब उसने गड़बड़ क्या कर दी वहां बताओ पीछे वाले केस में? वो रो ए V1 स्क्वायर नहीं है, वो रो चेंज हो गया है। ये तो साले तूने मास ही चेंज कर लिया। तुझे फील नहीं है जो मैं कह रहा हूं यार एकदम? देख सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका तो मैं आपको समझा ही सकता हूं। ये बच्चा सोचता है और उसकी गलती पूछता है। एक अच्छे बच्चे ने मेरे से पूछा सर इसमें गलती क्या है? वो गलती मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो ऊपर वाला सही है, इसका तो सिंपल लॉजिक है, कई तरीके से समझाया जा सकता है आपको, जैसे इन दोनों ने समझाया। उसने डीएम मास लेकर लिया, डीएम की वजह उसने सिंपल समझाया। एक सेकंड में कितना मास टकराया है? पर दूसरा बच्चा भी तो सवाल सोच सकता था कि सर आपने बताया एवरेज फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। एक बच्चे ने सोचा P फाइनल माइनस P इनिशियल, और दूसरे बच्चे ने सोचा M V फाइनल माइनस V इनिशियल। इन दोनों की सोच में अंतर आ गया साला, जबकि दोनों एक ही बात है। क्यों अंतर आया मैं बताता हूं। जिसने सोचा उसने बोला एक सेकंड में मास रो ए वी, कितना? रो ए वी, वी फाइनल माइनस V1 या जो भी ले रहे हो आप। अरे यार हाँ ना बोल, तो उसका आंसर ये पहला वाला आ गया। बट जिसने ये सोचा ये, उसने बोला अच्छा इनिशियल मोमेंटम रो ए वी स्क्वायर, आते वक्त वाला मोमेंटम माइनस रो ए V1 स्क्वायर। अरे यार हाँ ना बोल, तो उसने नीचे वाला आंसर लिख दिया। पर नीचे वाला गलत है कि नहीं? क्योंकि जब आपने रो ए V1 लिखा तो वो सही। असलियत में अगर आप ए कांस्टेंट मान रहे हो तो रो1 ए V1 मतलब V जो भी आप ले रहे हो बराबर रो2 ए V2 मतलब या V1 जो भी आप ले रहे हो। पहले वाला रो और बाद वाला रो डैश सेम है कि अलग अलग? वरना वो हो ही नहीं सकता जो आप कह रहे हो। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। फिर तो आंसर कौन सा सही? बोलो चमका वो एकदम। पहला वाला सही है एकदम, बट दूसरे वाले में क्या गलती हो मैंने समझाने की कोशिश करी है। सन्नाटा, अरे आया नहीं आया,
आया नहीं आया, आया नहीं आया। इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ, उतार लो चाहो तो, जो समझ आया उतार लो। जल्दी करो, आओ वेरिएबल खत्म करते हैं। टचुक टचुक। बेसिकली सब वही सवाल है जिनमें मास के वेरिएशन, मतलब मास आ रहा है जा रहा है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग डालो, वेरिएबल मास। वेरिएबल मास आपके कोर्स में मेंशन नहीं है, पिछले टर्म भी मैंने बोला था, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ाया जा रहा है, हालांकि इसे टफ तक ले जाया जा सकता है। वेरिएबल मास, एक नहीं तुम कंफ्यूज तो नहीं हुए अच्छा पॉइंट बताने से? मतलब मैं स्किप भी कर सकता था, बट इट्स अ गुड पॉइंट। और मेरे से भी 4-5 साल पहले एक बच्चे ने पूछा था, ये अच्छा पॉइंट था, तो उन्हें सोचना पड़ा था मुझे थोड़ी देर, 2-4 मिनट की क्या गड़बड़ हो रही है। ये देख, और सुन, ये देख, कहां चले, रो ए वी V1 प्लस V। बोलो हो गया क्या एकदम? बहुत बढ़िया, सब लोग सो लिए। अरे हाँ ना बोल। और सुन, अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो वेरिएबल मास, वेरिएबल मास कहां कहां देखा है आपने पता है? रॉकेट, रॉकेट सबसे बढ़िया एग्जांपल है वेरिएबल मास का। रॉकेट में आग लगे, हाँ ना बोल यार, तो ऊपर उड़ता है, हाँ कि ना? वेरिएबल मास मतलब उसमें से मास इजेक्ट होता है। जैसे आपने देखा तो जब वो सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं जो, तो बेसिकली रॉकेट जाता है और बहुत सारा फ्यूल नीचे छोड़ता है, उसकी वजह से ही वो बेसिकली थ्रस्ट फोर्स की वजह से वो ऊपर जाता है। हम पहले सिंपल बेसिकली बम बम फूटना सब यही है। मान लो मैं एक बात समझू कि एक एम मास है, ध्यान सुनते हैं, थोड़ा सा प्रूफ है, ध्यान सुन, फील आ जाएगी उससे। ये V0 रफ्तार से चल रहा है, कितने से? मान लो इसमें से छोटा सा मास निकला DM, कितना निकला? बम भी तो ऐसे ही फूटता है, 2 पार्टिकल में टूट गया, 3 में टूट गया, बेसिकली बम फूटने जैसे रखते हैं अपन। तो मान लो इसमें छोटा सा मास टूटा M में से DM, तो बचा ये कितना? M माइनस DM। इस DM का मास है D, मतलब ये DM मास है, इसकी रफ्तार है VR। क्यों VR ले रहा हूं ये समझा दूंगा। VR इज द वेलोसिटी ऑफ DM, देखना प्रूफ में कोई गलती नहीं करूं, विद रिस्पेक्ट टू बिगर मास। ये ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, किस फ्रेम में? बोलो क्लियर? ऐसा समझो ये फटा, तो ये मास इधर गया, ये इधर गया, तो इसने इस पे इधर फोर्स लगाया, इसने इस पे, उसकी वजह से मान लेते कि इसकी रफ्तार हो गई V0 प्लस dV। कितनी हो गई? डल रेस्पॉन्स क्या हो गई? V0 प्लस dV। तो वेलोसिटी ऑफ DM विद रिस्पेक्ट टू बिगर मास, और ये जो VR है, ये अपन ने वेलोसिटी ऑफ DM विद रिस्पेक्ट टू बिगर मास मानी। जब दो मास ऐसे टूटते हैं तो यहां से लेकर यहां तक क्या कंजर्व्ड है? बहुत ही डल रेस्पॉन्स। कितना? मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम लिखा जाए mv0 बराबर m माइनस dm v0 प्लस dv प्लस dm, वेलोसिटी ऑफ dm विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की VR विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट VR किसके रेस्पेक्ट में? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ dm विद रिस्पेक्ट टू मेन मास is equals to VR, yes or no? That is equals to velocity of dm minus velocity of, यानी कि VR प्लस V0 प्लस D। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? प्लस मैंने ध्यान नहीं तो प्रूव नहीं होगा। पहले था जो बोला उनका, ये DM की किस फ्रेम में रफ्तार है? किस फ्रेम में? आवाज नहीं आई, हाँ ना बोले यार। किस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखना गड़बड़ नहीं करी जाए कैलकुलेशन में। VR प्लस V0 प्लस dV। अरे सही कर रहा हूं क्या? चलो भाई, mv0 बराबर mv0 माइनस mdv माइनस dmv0 हाँ, माइनस dmv0 माइनस dmdv प्लस dmvr प्लस dmv0 dm
वी नॉट, देखना गड़बड़ नहीं करूं, प्लस डीएम डीवी। कैलकुलेशन ध्यान देना भैया, कुछ कटा गया, कुछ कटा गया, और कुछ मरा गया, डीएम वी नॉट मर गया क्या? कोई भी बुराई? एम वी नॉट, एम वी नॉट, अरे ये भी मर गया क्या? हाँ, दो ही टर्म बची। हाँ, एम डीवी बराबर डीएम अच्छा फॉर्मूला लाना था इसलिए ऐसा करा गया। एम डीवी बाई डी टी इज बेसिकली वॉट? फोर्स ऑन द बिगर मास, ऑन द, इसी तो डीएम छोटा सा लिया था। अरे यार हाँ ना बोल। और जो फोर्स छोटे ने बड़े पे लगाया वो ही बड़े ने, बट हमेशा बड़े फोर्स से हमें मतलब होता है। रॉकेट उड़ रहा है तो हमें रॉकेट में जो फोर्स लगता है उससे मतलब होता है, जो फ्यूल निकल रहा है उसमें जो फोर्स लग रहा है उससे मतलब, इसलिए हम उसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो एम डीवी बाई डी टी माइनस वी आर डीएम बाई डी टी। यार नहीं आया। एम डीवी बाई डी टी इज वॉट? फोर्स ऑन बिगर मास ड्यू टू, उल्टा भी बोल सकते हो बट हमें उससे मतलब होता है, इसलिए रिलेटिव में इस शब्द को यूज करा जाता है थ्रस्ट फोर्स के नाम से। डल रिस्पॉन्स किस फोर्स के नाम से? दिस इज नोन एज थ्रस्ट फोर्स, जो तब मिलता है जब किसी भी बॉडी से या तो मास इजेक्ट होता है या मास ऐड होता है। पहले था जो बोला चमका, अगर बॉडी से मास इजेक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है तो ये फोर्स लगेगा जिसे हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज थ्रस्ट फोर्स। आप कभी भी माइनस से कंफ्यूज ना हो, उसकी डायरेक्शन के बारे में मैं आपको सिखा दूंगा, अभी परेशान ना हो। एम डीवी बाई डी टी इज थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला आपको रटना है मैग्नीट्यूड वाइज, वी आर डीएम बाई डी टी। वी आर इज वॉट? डल रेस्पॉन्स। वी आर इज वॉट? क्या है वी आर? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास इजेक्टिंग और कमिंग इन विद रिस्पेक्ट टू मीन। एक्चुअली मैंने वो सवाल करा है जिसमें मैंने माना है कि मास अलग हुआ है। आपको ऐसे सवाल भी कभी कभी मिलेंगे जिसमें मास ऐड हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? अगर वो ऐड हो रहा होगा, अरे भैया हाँ ना बोल, तो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात? हाँ ना बोल भाई। खैर, थ्रस्ट फोर्स वी आर डीएम बाई डी टी। वी आर इज वॉट? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास जो या तो अलग हो रहा है या जुड़ रहा है। अब जब मैं आपको बताता हूं, और थ्रस्ट वाली डायरेक्शन में परेशान ना हो कभी भी। जैसे मान लो सिंपल रॉकेट को समझते हैं अपन, पहले तो ये फॉर्मूला समझ आया और समझ में आया मैंने वी आर क्यों लिया। क्या वी आर ग्राउंड फ्रेम में रफ्तार है या रिलेटिव है? इसलिए आपको रिलेटिव से ही बात करी जाती है। आप रॉकेट देखो, रॉकेट में मास किधर रिजेक्ट होता है? सोच वी आर की डायरेक्शन किधर होगी? वी आर की नीचे ही होगी, ऊपर होगी, तो ऊपर होगी तो उसी में घुसता जाएगा वापस में। अरे वी आर की रफ्तार किधर होगी? पर फोर्स किधर लग रहा है? तो एक बात समझे अच्छे से कि अगर अच्छा इस रॉकेट का मास घट रहा है बढ़ रहा है? अगर मास घट रहा हो, डायरेक्शन के लिए समझा रहा हूं, अगर मास घट रहा हो, भाई रॉकेट उड़ने का क्या कारण है? कोई रस्सी नहीं बांधी, चांद से कोई रस्सी नहीं आई, सूरज से कोई रस्सी नहीं आई, हमने कोई डंडा लगा के उस पर फोर्स नहीं लगाया। हाँ ना बोल यार, फिर भी ऊपर गया तो कोई तो फोर्स है ना। बेसिकली ऐसा समझो आप कि आपसे ये है वो सिंपल वही, मान लीजिए आपके सिंपल सवाल कई बार पूछा जाता है जो सबको आंसर आता है कि आप बिल्कुल आइस वाली जगह पे बैठे हो जहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, आपके हाथ में बैग है, अब आप यहां से कैसे चलो, चल तो सकते नहीं हो, फ्रिक्शन है ही नहीं, क्या करा आपने? बैठे, तो आप झटका लगा तो आप उधर चले गए। कंटिन्यूसली यही कर रहा है रॉकेट, बचड़ 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 बचड़, तो खुद पे किधर फोर्स लग रहा है? नहीं आया यार। बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन फंड का फंडे जानता है रॉकेट? अरे यार हाँ ना बोल, हाँ की ना। बेसिकली फिजिक्स आती है उसको, रॉकेट साइंस। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? सारे रॉकेट साइंस तो पढ़ रहे हैं। हाँ ना बोल भैया। तो बेसिकली कर यही रहा है, कंटिन्यूसली पीछे थ्रो कर रहा है किसी को, उस कंटिन्यूस पीछे के जर्क की वजह से इसको कहां जर्क मिल रहा है, और इसे हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बहुत प्यारी प्यारी एप्लीकेशन है। आपको बताऊं तो जैसे पहले बहुत बढ़िया सवाल आते थे, हालांकि वो आएगा रोटेशन में। चक्री देखिए,
चक्री 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 क्यों घूमती है? आग लगाते हैं घूमती। चक्री क्यों घूमती? आग लगा तो घूमेगी। चक्री में ऐसे वो रोल हो रहा होता है। अब वो जलता है जब, ऐसे होती है चक्री, कभी देखी हो तो होती है ना, इसमें ऐसे आग निकलती है तो इसमें फोर्स इधर लगता है तो इसमें टॉर्क लगता है इसके। अब वो, अरे यार हाँ ना बोल, नीचे एक छोटा सा गोला होता है जिसमें टिकी होती है तो टॉर्क लगता है, डर डर डर। अरे यार हाँ ना बोल, उस टॉर्क की घूमती हो। वो भी वेरिएबल मास का एक एग्जाम्पल है, जो आपकी चक्री है ना, वेरिएबल मास का एग्जाम्पल है, पर उसमें वो भी जुड़ गया है। कौन? रोटेशन। कौन जुड़ गया है? अब प्राण निकाल जा सकते हो, वेरिएबल मास जोड़ के आप टॉर्क वॉर पूछ लो तो कंटिन्यूसली जिसका मास चेंज हो रहा है तो टॉर्क वॉर के फंडों में चले जाते हैं। खैर वहां भी अपन बहुत ज्यादा नहीं जा रहे। अभी हम इससे मतलब है एफ थ्रस्ट बराबर वी आर डी एम बाई डी टी। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि आप थ्रस्ट का फॉर्मूला याद रखें, वी आर डी एम बाई डी टी। वी आर इज द रिलेटिव रफ्तार ऑफ द मास विच इज अटैचिंग और डिटैचिंग। विच इज अटैचिंग और अटैच। डिटैचिंग से मैंने आपको समझा दिया कि अगर वी आर की रफ्तार नीचे है तो फोर्स किधर है? ऊपर। अगर मास घटे तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू वी आर होगी। क्या रटना है? सुने, अगर मास घटे तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू वी आर होगी, और अगर मास बढ़े तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन वी आर की सेम डायरेक्शन में होगी। नहीं आया नहीं आया नहीं आया। अरे यार हाँ ना बोल। स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन चेन देख लो, होपर के भी सवाल करा दूंगा तुम चाहोगे तो। चेन गिरती है ऐसे, तो जब गिर के ऐसे हो जाएगी तो ये मेन मास बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? बताए गिरती हुई चेन फोर्स किधर लगा रही है ग्राउंड पे? नीचे के ऊपर। एमजी से ज्यादा, क्योंकि मास बढ़ रहा है। अरे यार एमजी से ज्यादा। अरे भाई हाँ ना बोल। तो ज्यादा लगने का कारण क्या? आप सोच, तू चीटा बन के यहां बैठ जाए इस पे, हीप पे। ये सब प्रूव करा दूंगा, चिंता मत करो, एकदम सब कराऊंगा। ये रॉकेट और ये, पहले हीप पे बैठो। कहां बैठो? हीप पे बैठ जाओ। बोल, आता हुआ मास की रफ्तार किधर है? नीचे। मास बढ़ रहा है घट रहा है? उधर ही फोर्स लगेगा। अरे यार, वी आर किसके फ्रेम में रफ्तार थी? मेन मास। किसके रफ्तार में? मेन मास। तो मेन मास पे आप बैठ गए तो देखा तो यार जो चेन आ रही है तो नीचे आ रही है और मास बढ़ रहा है, तो क्या थ्रस्ट फोर्स उधर ही लगेगा जिधर वी आर की डायरेक्शन है। फिर से सुने, फॉर्मूला फॉर थ्रस्ट फोर्स इज वी आर डी एम बाई डी टी इज वी आर डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी इज वॉट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। इसे कई बार म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो म्यू भी आपको आंसर देता हुआ दिखाई देगा। खैर वो छोड़। तो अपन ने वी आर लिखा। वी आर अगर थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू वी आर होगी अगर मास घटे, और सेम होगी अगर मास बढ़े। याद रखो। फिर अभी सवाल कराते हैं, उतारो पहले सब। ये तो सवाल कराऊंगा तुम्हें समझ में आने लगेगा। देखो लिखो, फॉर द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स, लिखो फॉर द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स, और डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स ऐसे लिख के फिर सबसे पहला पॉइंट लिखो, इफ mass is decreasing, if mass is decreasing, if mass is decreasing, then if mass is decreasing, then direction of thrust force, then direction of thrust force is opposite to the direction of VR, is opposite to the direction of VR. ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल रॉकेट। एग्जाम्पल रॉकेट। नेक्स्ट लिख, इफ मास इज इंक्रीजिंग, if mass is increasing, then direction of thrust force is in the direction of, then direction of thrust force is in the direction same as that of VR.
सेम एज दैट ऑफ वी आर। ये जो मैं थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन ले रहा हूँ किस पे ले रहा हूँ, जो मास हटाए जुड़ा है या जो मेन मास है, ये याद रखना, ये दोनों डायरेक्शन मेन मास पर हैं, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, है ना। लल्लू सवाल मत उतारो, सिर्फ सुने, बहुत तेज बुद्धि चलती है तो ओरली बताएं। बोलो क्लियर। 10,000 किलो का रॉकेट, ठीक, नीचे गैस छोड़ रहा है 100 मीटर प्रति सेकंड वी आर, कितना, 100 मीटर पर सेकंड से। बताओ कितना कम से कम dm/dt हो, क्या हो, कि ये लिफ्ट कर जाए लॉन्चिंग पैड से। कराऊंगा नहीं सवाल, ओरली सोचे कि ये लिफ्ट कर जाए, लॉन्च करोगे क्या, बता दो बस यार। 10,000 इंटू 10 बराबर 100 इंटू dm/dt। अरे लॉन्चिंग पैड समझ गया ना यार, लॉन्चिंग पैड से लिखना तो वी आर dm/dt है। बेसिकली इसे अगर उठाना है तो क्या थ्रस्ट फोर्स शुड बी इक्वल टू mg, ऐसा पूछा जाएगा। फाइंड आउट द मिनिमम रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्यूल सो दैट रॉकेट विल लिफ्ट अप फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड, लिफ्ट अप फ्रॉम द, तो वी आर बेसिकली थ्रस्ट फोर्स शुड बी इक्वल टू mg, थ्रस्ट फोर्स शुड बी इक्वल टू, यार मुझे लगा तो मैं आया, थ्रस्ट फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। शुड इट टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, अरे सोच लो, हाँ ना बोल, कोई बुराई, एकदम पक्का। अच्छा, थोड़ा अच्छा करते हैं उसमें, देख कैसे अच्छा करते हैं, इधर सुनते हैं। ये देख, ऐसा समझो आप, तो मैं ऐसा मान लेता हूं एक रॉकेट है, बोलो क्लियर, क्या ये रॉकेट जिसका मास m है या m0 है, इस समय इसकी रफ्तार u मान लेते हैं, उड़ने के बाद की बात बता रहा हूं। मान लो कि इसकी रफ्तार vr है, इजेक्शन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्लियर, एकदम बिगर रॉकेट है ना। कहां गया, तो वी आर ये हो गया अपना, क्या वी आर अपने वी ले लिया रिलेटिव वेलोसिटी, बोलो क्लियर। और म्यू क्या है, म्यू है बेसिकली dm/dt, या आप बोल सकते हो इजेक्शन kg/s, जो भी आप बोलना चाहो, ऐसे दिया हुआ है, बोलो क्लियर। ये रियल सेटअप पे रियल थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। इस समय मास m0 था, t = 0 में इसको कंसीडर कर लेता हूं, मान लेते हैं इसकी रफ्तार u है ताकि जनरलाइज हो जाए। क्या आप v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बता सकते हो? क्या v, कौन सा v, रॉकेट की रफ्तार, बोलो क्लियर, ट्राई करो। सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं है। पहले बताओ सिस्टम में नेट फोर्स कितना है, किसी टाइम टी में m मास मान लेते हैं, हालांकि हम टी टाइम पे मास m लिख सकते हैं, m बराबर लिख सकते हैं m0 माइनस म्यू टी, लिख सकते हैं ना। मैं कह रहा हूं किसी टाइम टी पे m मास मान लो, उस टाइम टी पे नेट फोर्स कितना है, अरे नेट फोर्स कितना है, mg, सॉरी थ्रस्ट माइनस mg, थ्रस्ट माइनस, देखना कुछ गड़बड़ नहीं करूं। अच्छा थ्रस्ट कितना है, वी आर dm/dt, वी आर, मैंने घूसा मार देना तुम्हारे यहाँ, वी आर dm/, तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया। अब वी आर dm/dt, पर dm/dt नेगेटिव है इसलिए एक माइनस लगा लो समझने के लिए, चमका नहीं तुम्हें। प्रैक्टिकली dm/dt पॉजिटिव है नेगेटिव, आप रिलेटिव में कैसे लिखना चाह रहे हो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। नेट फोर्स आप लिखो, गड़बड़ नहीं करूं मैं, वो रिलेटिव में नेट फोर्स आप ऐसे लिखना चाह रहे हो, सुनना, थ्रस्ट फोर्स माइनस mg, यस और नो, एट एनी इंस्टेंट यही फोर्स है ना, थ्रस्ट फोर्स माइनस, थ्रस्ट फोर्स जो आप यहां अब रख रहे हो, आप इसकी डायरेक्शन ऊपर मानी, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी की नेगेटिव। अब जो लिख लिया वी आर dm/dt, बट dm/dt रिलेटिव में क्या है, इसलिए मैंने एक माइनस लगा लिया, इसलिए मैंने एक, यार मुझे लगाने तो मैं आया यार, प्रदा आया नहीं आया, आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब वी आर माइनस dm/dt और ये माइनस mg, रिलेटिव में एफ नेट क्या है, mdv/dt, mdv/dt, मैंने गड़बड़ तो नहीं करी, हाँ ना बोल, ध्यान देख तो dv बराबर माइनस वी आर
सॉरी क्या लिखा मैंने, माइनस वी आर डी एम बाई एम, ये एम नीचे ले आया मैं और डी टी को उधर ले गया, माइनस जी डी टी। बहुत ही सुंदर और सुशील रेस्पॉन्स। यस और नो, यस और नो। कैलकुलेशन देखना, मैंने कोई गलती नहीं, बाकी सब सही है। बोल सही है क्या एकदम? अब कुछ नहीं, अब लिमिट लगा। हाँ एम जी है तो इसलिए तो किसी भी वेराई करेगा ना, वेराई करेगा तभी तो एम लिया है मैंने, एम नॉट डी लिया, उसे रख दूंगा भी बाद में, टेंशन भी मत ले तू। वेरिएबल लिया है तभी तो उसे इंटीग्रेट कर रहा हूं। अरे कर रहा हूं नहीं कर रहा, इसलिए मुझे जनरल एम लिया किसी भी टाइम। ये एम कब है, शुरुआत वाला, बाद वाला, या कोई भी बीच वाला लिया टी टाइम पे। रिलेटिव में इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर टाइम में एम नॉट बराबर एम नॉट बराबर, कंफ्यूज नहीं करने के लिए पहले ही उसका लग लिखा। यार तुम्हें नहीं आया यार, अच्छा माइनस क्यों लगाया था बोल चमका, तो अभी ठीक आता नजर आएगा, सब कुछ सही करा होगा। देखिए इसकी लिमिट यू से भी, इसकी लिमिट एम नॉट से किसी भी टाइम टी में एम नॉट माइनस म्यू टी, एम नॉट माइनस, यार नहीं आया, गड़बड़ तो नहीं कर रहा। इसकी लिमिट 0 टू टी, तू देख तो ये आएगा v माइनस यू बराबर माइनस वी आर 1 बाई एल एन एम नॉट माइनस म्यू टी बाई एम नॉट। क्योंकि ये नेगेटिव आएगा तो माइनस ऐसे करके उल्टा कर लो तो पॉजिटिव हो गया। ध्यान दें कि क्वांटिटी पॉजिटिव है। यार मैंने घूसा मार देना यार, ये क्वांटिटी पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, उड़ गए तो पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, माइनस जी टी माइनस, ये आंसर है जो भी है।